हेलो गाइस, दिस इज़ मी लुकमान ख़ान और आज हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है। जैसा कि पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज़ में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो एक एक को हम आगे क्लासेस में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग किस तरह होता है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में जाना एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, या ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द ब्लड स्ट्रीम। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम को ड्रग का ट्रांसफ़र होना, ये एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, और ये ओरल म्यूकोसा से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, काफ़ी सारी जगह हमारी बॉडी में है जहाँ से ये ड्रग एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चलता है। तो ये किस तरह होता है, तो इनके लिए हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये आईटीसी इसका किस तरह एब्जॉर्प्शन होता है। तो जीआईटीसी ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू भी एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन है जिसमें मालिक्यूल या ड्रग मालिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन इसमें न कोई सेचुरेबल की ज़रूरत हो और न कोई कैरियर की ज़रूरत हो। कैरियर और सेचुरेशन के बगैर ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चलती है ये ड्रग। सो ड्रग ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड टू इंट्रासेलुलर स्पेस और साइटोसोल विदाउट द नीड ऑफ सेचुरेशन और कैरियर। तो ये पैसिव डिफ्यूजन है। लेट सपोज मैं एक सेल बनाता हूँ, इधर हमारे पास ये एक सेल है, ये इसका है लिपिड बाइलेयर, ये इसके दरमियान फिर ये लिपिड बाइलेयर है और ये स्पेस है, ये भी लिपिड बाइलेयर हो गया। अच्छा, तो ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, लिपिड का जो लेयर है, इसमें ये पैसिव डिफ्यूजन में फिर दो किस्म की डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग और पैसिव डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग। तो पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग जो होता है ये एक्वस पोर के ज़रिए होता है। H2O सॉल्युबल ड्रग जो होते हैं एक्वस, पैसिव डिफ्यूजन जिसे हम कहते हैं। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग ये होता है एक्वस चैनल और एक्वस पोर के ज़रिए, एक्वस चैनल या पोर के ज़रिए। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल है ना, ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड में सॉल्युबल है और ये लिपिड बाइलेयर है, तो इसका ये इस तरह डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोसोल या इंट्रासेलुलर फ्लूइड तक। तो ये पैसिव डिफ्यूजन है। अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन में नो कैरियर, कोई कैरियर की ज़रूरत भी नहीं होती और नो सेचुरेशन, कोई सेचुरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। फिर इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम आते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई नो एटीपी, कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, ओनली कैरियर आर रिक्वायर। इसके लिए सिर्फ कैरियर प्रोटीन रिक्वायर होता है, कैरियर प्रोटीन। तो एटीपी की ज़रूरत नहीं होती और कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जाता है। अच्छा, जब ये ड्रग जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड चलता है, तो ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाता है। तो इधर जो प्रोटीन होगा सेल सरफेस पे, इसमें थोड़ा सा कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। लेट सपोज ये प्रोटीन है, ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर है और ये ड्रग इस तरह है ना, तो इसमें थोड़ा सा कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, ये ड्रग को इस तरह अंदर जाने देगा। तो ये प्रोटीन
कैरियर प्रोटीन होता है जो कि ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोसोल में अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, इसमें एटीपी की ज़रूरत होती है। ये एटीपी के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ड्रग को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में अंदर जाने देता है। अच्छा, कोई ड्रग आ गया, सेल रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, तो इधर जो एटीपी है ना सेल सरफेस पे, वो एडीपी में कन्वर्ट होगा और 1-फास्फेट रिलीज़ करेगा और ड्रग को अंदर जाने देगा। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एटीपी का ब्रेक डाउन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और एंडोसाइटोसिस में ये जो सेल सरफेस है ना, ये थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह जाएगा और फिर अंदर इस तरह ड्रग को अंदर जाने देगा। तो एंडोसाइटोसिस में इनगल्फमेंट ऑफ ड्रग इन्वॉल्व होता है। ये ड्रग को इनगल्फ करता है और अंदर लेता है ना, तो ये एंडोसाइटोसिस है। और एक्सोसाइटोसिस इसका उलट है, इसमें बाहर निकालता है। कोई ड्रग हो या इसके ज़रिए कोई न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इनके ट्रांसपोर्ट एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए होता है। सो पैसिव डिफ्यूजन, इसमें नो कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा और नो सेचुरेशन इन्वॉल्व होगा। सिंपली हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ ड्रग जाएगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर या साइटोसोल। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नो एटीपी, कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है, ओनली कैरियर प्रोटीन रिक्वायर होते हैं। कैरियर प्रोटीन के थ्रू ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड या साइटोसोल में जाएगा और एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, इसमें एटीपी रिक्वायर होता है और एटीपी जो है ना इसका ब्रेक डाउन हो कि एडीपी और 1-फास्फेट रिलीज़ करता है और एटीपी की ब्रेक डाउन की वजह से ड्रग अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चलता है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इज एक्चुअली द इनगल्फमेंट ऑफ ड्रग है और एक्सोसाइटोसिस इसका उलट है। एंडोसाइटोसिस में अंदर जाता है और एक्सोसाइटोसिस में बाहर निकलता है। तो ये चार जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थी GITC: पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। वो फैक्टर जो कि एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है, एब्जॉर्प्शन को तेज़ करता है या स्लो। तो इनमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन पे असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले जो है ना इफ़ेक्ट ऑफ pH इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। pH का ड्रग एब्जॉर्प्शन पे क्या असर है। अच्छा, तो pH का क्या असर है। लेट सपोज ये हमारे पास एक ड्रग है HA जो कि एसिडिक है। ये जब इसका ब्रेक डाउन हो जाए तो ये एक प्रोटॉन रिलीज़ करता है और ये निगेटिव चार्ज, तो ये दो में इस तरह डिवाइड होता है। तो ये एसिडिक है। और लेट सपोज हमारे पास ये दूसरी हो गई BH, जो H पे है ना बेसिक ड्रग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये भी B पे फिर कोई चार्ज नहीं है और H पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें हम ये बताते हैं ना कि वो ड्रग जिस पर कोई चार्ज ना हो, जो अनचार्ज ड्रग हो, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करता है और सेल मेम्ब्रेन से पास होता है। लेकिन जिस पर चार्ज हो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करते और वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होती। लेट सपोज HA जो है ना ये अनचार्ज ड्रग है, तो ये इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास होता है, लेकिन इस पे चार्ज है तो ये पास नहीं होता। इस तरह ये जो है ना बेसिक ये भी, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन से ये पास होता है। हाँ, ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट। अब हम वो ड्रग डिस्कस करेंगे जब हम कोई ड्रग ओरली ले और फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाए स्टमक से, तो जिस जगह पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो वहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है ना वहाँ से ड्रग उठाता है ना और सिस्टमिक सर्कुलेशन ले जाता है। तो हमारी बॉडी में जब हम देख कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है और भी काफ़ी सारे ऑर्गन है, लेकिन इंटेस्टाइन जो है ना इसको मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है, वह रिच ब्लड सप्लाई है स्टमक के मुकाबले में। तो इंटेस्टाइन में मैक्सिमम ड्रग रिएब्जॉर्प्शन होता है एज़ कम्पेयर टू स्टमक,
क्योंकि इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। टोटल सरफेस एरिया, तीसरा जो है ना हमारे पास टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस एरिया कम हो तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा। अच्छा, तो अब हम हमारी बॉडी में देखते हैं, हमारी बॉडी में जो है ना रिच ब्रुश बॉर्डर जो है ना, सरफेस एरिया और रिच ब्रुश बॉर्डर कंपेयर टू स्टमच इंटेस्टाइन की ज़्यादा है। इंटेस्टाइन में तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा माइक्रोविलाई है, ये फोल्ड है कंपेयर टू स्टमच। तो इसलिए इंटेस्टाइन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होता है, क्योंकि वहाँ टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल जो है ना ज़्यादा है। कंटेक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस, तो कंटेक्ट टाइम जो है ना ये डिपेंड करता है, अगर कोई पेशेंट जो हो ना इसको डायरिया हो या कोई और जीआईटी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेट सपोज अगर डायरिया हो तो फिर कंटेक्ट टाइम कम होता है स्टमच वाल के साथ, इंटेस्टाइनल वाल के साथ, तो वहाँ पे लेस रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर कंटेक्ट टाइम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, और अगर डायरिया वाला पेशेंट हो तो फिर कंटेक्ट टाइम कम होता है तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम होता है। एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसफ़र करता है। अगर किसी सेल पर पी ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा हो तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तक। तो हम सिंपली ये बता सकते हैं पीएच अनचार्ज ड्रग जो है ना, अनचार्ज मॉलिक्यूल जो है, पीएच के बारे में बताते हैं कि अनचार्ज ड्रग या अनचार्ज मॉलिक्यूल जो है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। इसके अलावा दूसरी नंबर पे जो है ना फ्लो ऑफ एब्जॉर्प्शन साइड, जहाँ पे मैक्सिमम ब्लड फ्लो होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम होगा। और स्टमच कंपेयर टू स्टमच इंटेस्टाइन को मैक्सिमम ब्लड फ्लो है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। तीसरे नंबर पे है टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और स्टमच और इंटेस्टाइन का अगर कंपेयर करें तो इंटेस्टाइन जो है ना ये 1000 गुना ज़्यादा माइक्रोविलाई रखता है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होता है इंटेस्टाइन में। कंटेक्ट टाइम के बारे में बताया, अगर कोई सी पेशेंट को डायरिया हो तो कंटेक्ट टाइम कम होता है, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी कम होता है। अगर कंटेक्ट टाइम ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी ज़्यादा। अगर फ्री ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा हो तो वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा होता है। तो अगर इसको ज़्यादा करने से एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा होता है, इसको भी ज़्यादा करने से एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा होता है, इसको भी ज़्यादा करने से एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा होता है। अच्छा, ब्लड फ्लो को ज़्यादा करने से भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है ना वो ज़्यादा होता है। और ये चार्ज और अनचार्ज के बारे में बताया, लेकिन लास्ट में अगर कोई मालिक्यूल हो, ये साइज़ पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी मालिक्यूल की साइज़ इंक्रीज़ होता है तो फिर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होता है, क्योंकि फिर वो ये 4 जो है ना इक्वस 4 है वगैरह, इनसे पास नहीं होता, क्रॉस नहीं करता। तो ये था हमारा टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। कल इंशाल्लाह हम बायो अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या मैं कोई पॉइंट भूल चुका हो तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो और मुझे याद दिला सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।